हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कास्टिंग एंड मोल्डिंग को। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग एंड पोरिंग। तो ये हमारा लेक्चर, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है हीटिंग एंड पोरिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विथ हीटिंग एंड पोरिंग। तो हम क्या करते हैं कि कास्टिंग करने से पहले जब हम कैविटी बना लेते हैं तो कैविटी में क्या करना होगा कि मटेरियल को पोर करना होगा। जो मटेरियल है उसको पोर करना होगा, उसके लिए मोल्टेन मेटल चाहिए। मोल्टेन मेटल के लिए क्या करना होगा, आपको हीट सप्लाई करना होगा मटेरियल के साथ। अगर आप मटेरियल को हीट करेंगे तो हीट चाहिए उसके लिए, हीटिंग के लिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको पोरिंग करेंगे। तो हीट करने के लिए मटेरियल को हीट करना है हमें, तो हमें हीट सप्लाई करना होगा। तो मटेरियल अभी हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो मटेरियल अभी हमारे पास सॉलिड स्टेट में है तो उसको हीट करना होगा। तो यूनिट एनर्जी फॉर मेल्टिंग एंड पोरिंग जो होगा वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हीट करना है हमें मटेरियल को, उसको मेल्ट करके और पोर करना है, यह काम है। तो उसके लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो अगर यूनिट वेट की बात करेंगे तो यूनिट वेट के लिए या यूनिट मास के लिए या यूनिट वेट के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। और फिर अगर जितना वेट होगा उस हम वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, मेल्ट करना है, मटेरियल को मेल्ट करना है। अभी मटेरियल हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट में है। मटेरियल अभी हमारे पास सॉलिड स्टेट में है। तो यह मटेरियल जब सॉलिड स्टेट में है तो इसका हमें क्या करना है, मेल्टिंग करना है। तो सॉलिड स्टेट में है तो इसको क्या करना है, हीट देंगे हम। एक हीट देंगे तो ये सॉलिड स्टेट से इसका रूम टेम्परेचर पे होगा, तो रूम टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर राइज होगा। तो यह कुछ स्पेसिफिक हीट लेगा और इसका टेम्परेचर राइज होगा, इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक जाएगा। तो ये अगर रूम टेम्परेचर पे है, अगर रूम टेम्परेचर पे है तो ये इसका टेम्परेचर राइज करके सॉलिड ये कहाँ तक जाएगा, ये मेल्टिंग पॉइंट तक जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट पे जाने के बाद क्या होगा, यह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये लेगा, तभी जाके ये क्या करेगा, मेल्ट करेगा। उस कांस्टेंट प्रेशर पे, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेगा। उसके बाद इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका मेल्टिंग होगा। मेल्टिंग जस्ट होने के बाद हम उसको पोरिंग नहीं कर सकते, उसको क्या करना होगा, क्योंकि अगर पोरिंग करेंगे तो हो सकता है थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाए और जो मेल्टिंग पॉइंट था उससे थोड़ा सा नीचे आएगा, मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप जब पोरिंग करेंगे तो वो हो सकता है पोरिंग बेसिन में ना हो के, हो सकता है स्प्रू में ही वो क्या हो जाए कि आपका सॉलिड हो जाए। ऐसा हो सकता है कि रनर में सॉलिड हो जाए, या हो सकता है या इनगेट में सॉलिड हो जाए। तो ये प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, हम उसको एक मेल्टिंग पॉइंट से आगे का टेम्परेचर तक देते हैं, जिसको बोलते हैं पोरिंग टेम्परेचर। कि हाँ, मेल्टिंग पॉइंट से 20% या 30% हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर देते हैं, ताकि उसमें क्या हो कि पोरिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो, ताकि मटेरियल पोर हो तो वो सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट तक, सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर तक आने में थोड़ा उसको टाइम लगे। तो मेल्टिंग पॉइंट में रिवर्स में आने में थोड़ा टाइम लगे, तब तक वो जहाँ पे कैविटी पे जाना है वहाँ पे वो जा सकता है। तो यूनिट एनर्जी फॉर मेल्टिंग एंड पोरिंग, एम फॉर मेल्टिंग एंड पी फॉर पोरिंग। पोरिंग के लिए जो यूनिट एनर्जी चाहिए वो क्या है आपका, सी एस टी एम माइनस टी नॉट। तो ये टी नॉट मान लीजिए आपका रूम टेम्परेचर है, एटमोसफेयर का टेम्परेचर है। टी एम अगर आपका उसका मेल्टिंग पॉइंट है और सी एस आपका स्पेसिफिक हीट है, तो ये उसमें स्पेसिफिक हीट अब देंगे। उसके बाद हम हीट ऑफ फ्यूजन देंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, हम लेटेंट हीट देंगे। और ये जूल पर ग्राम हम बात कर रहे हैं। हमारा क्या है, मास क्या है, यूनिट ग्राम में है, तो पर ग्राम की बात कर रहे हैं। तो जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो पर ग्राम होगा, और एनर्जी 3 काम के लिए यूज होगा। एक स्पेसिफिक हीट देने के लिए आपका होगा, पहला है उसका वेट स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड मैटर, ये जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो ताकि ये सेंटीग्रेड उससे कैंसिल आउट आ जाए तो जूल पर ग्राम में आपका यूनिट आ जाएगा। तो पहला एनर्जी देना होगा, मटेरियल क्या है, अभी ओपन टेम्परेचर पे है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है, तो उसको क्या करना होगा, मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाना होगा। तो इतना हीट देना होगा, मेल्टिंग पॉइंट माइनस जो रूम टेम्परेचर होगा या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर तक, या इनिशियल टेम्परेचर जो होगा, ओरिजिनल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक उसको जाना पड़ेगा। तो उतना आपको क्या करना होगा, स्पेसिफिक हीट देना होगा। उस टेम्परेचर पे रीच करने के बाद उस पर हीट ऑफ फ्यूजन देगा, तभी जाके वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ेगा उसमें। फिर आपको क्या करना होगा, आपको उसको पोरिंग टेम्परेचर तक ले जाना होगा, मतलब टी पोरिंग माइनस टी एम। टी एम क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर से उसको पोरिंग टेम्परेचर तक ले जाना होगा।
उतना हीट सप्लाई करना होगा और वो हीट आपको देगा लेटेंट हीट आपका जितना होगा। तो ये एम्बियंट का टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, स्पेसिफिक हीट है सॉलिड का, HF हीट ऑफ फ्यूजन है आपका, और TP क्या है, पॉरिंग टेम्परेचर है। टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस में है। CL आपका स्पेसिफिक हीट है और ये किसका है, मोल्टेन मेटल का। तो जो मोल्टेन मेटल है उसमें एक स्पेसिफिक हीट देंगे, ये लिक्विड के लिए है, और यहाँ पे CS क्या है, सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट है। CS फॉर सॉलिड है और यहाँ पे L फॉर लिक्विड है। तो मोल्टेन मेटल जो लिक्विड है उसके लिए है और CS क्या है, सॉलिड मेटल के लिए है। तो इतना आपको क्या करना होगा, यूनिट एनर्जी उसमें क्या करना होगा, सप्लाई करना होगा, तब जाके मटेरियल का क्या होगा, वो मेल्ट करके आपका क्या कहाँ तक जाएगा, वो पोरिंग टेम्परेचर तक जाएगा। मटेरियल को पोरिंग टेम्परेचर तक ले जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको पोरिंग टेम्परेचर तक नहीं ले जाएंगे तो हो सकता है कि जो मोल्टेन मेटल है वो रास्ते में ही सॉलिडिफाई हो जाए जब आप पोरिंग करेंगे तो आपका कैविटी तक पहुंच ही ना पाए। पहुंचे तो ऐसा हो सकता है कि वो आधा रास्ते में सॉलिडिफाई कर जाए, आधा पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, मटेरियल को पोरिंग टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि अगर आपके पास यूनिट एनर्जी पता है, यूनिट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग एंड पोरिंग अगर आपको पता है, तो टोटल एनर्जी कितना चाहिए, टोटल हीट आपको कितना देना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द मेटल टू द पोरिंग टेम्परेचर। तो आपको मटेरियल को पोरिंग टेम्परेचर तक ले जाना है, तो उसके लिए टोटल हीट जो चाहिए वो क्या हो जाएगा, उसका वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यूनिट एनर्जी फॉर मेल्टिंग एंड पोरिंग। वेट का फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू वी, और यहाँ से यूनिट एनर्जी फॉर मेल्टिंग एंड पोरिंग, और इसका यूनिट हो जाएगा जूल में, क्योंकि इसको हम या तो ग्राम से, तो इसका यूनिट या केजी होगा, तो केजी में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे W क्या है, वेट ऑफ द मेटल है, अगर हम यूनिट ग्राम में ले रहे हैं तो ग्राम में हो सकता है। आपका रो क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी आपका हो जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और V वॉल्यूम है इन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टोटल हीट जो रिक्वायर्ड है हीटिंग एंड पोरिंग के लिए, आप उसको हीट करके पोरिंग टेम्परेचर तक ले जाएंगे, उसके लिए जो टोटल हीट चाहिए वो इतना होगा। ये क्वेश्चन है, हम इसको बनाते हैं जो कि हीटिंग एंड पोरिंग पे है, जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उसके बेसिस पे है। कि कोई एल्यूमिनियम का कास्टिंग है जिसका वेट कितना है 2.2 kg, 2.2 kg है। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम का कास्टिंग है जिसमें राइजर और गेटिंग सिस्टम सब आ जाएगा, मतलब इतना का आपको कास्टिंग करना है। एक्चुअल कास्टिंग तो हो सकता है कि अलग हो कुछ, लेकिन इतना आपको कास्टिंग करना होगा। जब आप कास्टिंग करते हैं, एक्चुअल जब कास्टिंग करते हैं तो कुछ आपको राइजर भी बन जाता है और उसमें गेटिंग सिस्टम भी अटैच होता है। तो आपने इसके पहले वाले क्लास में देखा होगा कि हमने जब कास्टिंग कर रहे थे तो राइजर भी था और गेटिंग सिस्टम भी था, उसको हम क्या कर रहे थे, लास्ट में मशीनिंग करके, ट्रिमिंग करके रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का कास्टिंग होगा, उस कास्टिंग में ऑब्वियसली है कि उसमें क्या होगा कि राइजर और गेटिंग सिस्टम भी इंक्लूडेड होगा। तो पूरा का पूरा वेट कितना है, 2.2 kg है। इसमें दिया हुआ है कि टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है किसका, एल्यूमिनियम का, वो कितना है 660 है, ये TM है। ये आपका W बोल सकते हैं, जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया। डेंसिटी जो है, ये रो जो है आपका कितना है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका 2200 हो जाएगा या 2200 ग्राम हो जाएगा अगर ग्राम में बात करेंगे तो, क्योंकि बाकी यूनिट ग्राम में दिया है तो वेट भी आप क्या कीजिए, ग्राम में ले लीजिए। जो स्पेसिफिक हीट है वो इतना है। स्पेसिफिक हीट है किसका, एल्यूमिनियम की बात हो रही है तो ये सॉलिड में हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट है कितना है, स्पेसिफिक हीट 0.879 है जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हीट ऑफ फ्यूजन आपका दिया हुआ है। एज्यूमिंग द स्पेसिफिक हीट एंड डेंसिटी हैव द सेम वैल्यूज इन सॉलिड एंड मेटल स्टेट। तो इसमें बोला गया है कि लिक्विड स्टेट हो या सॉलिड स्टेट हो, जो स्पेसिफिक हीट है और डेंसिटी है वो सेम है, वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो CS है और CL है वो दोनों सेम हो जाएंगे और उनके वैल्यूज कितना हो जाएंगे 0.879 जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड।
हैव द सेम वैल्यूज इन सॉलिड एंड मेटल स्टेट। एम्बिएंट टेम्परेचर इन द फाउंड्री, आपका जो टी नॉट है वो कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड द स्पेसिफिक हीट पॉरिंग टेम्परेचर, आपको जो पॉरिंग टेम्परेचर तक जाना है टी आपका पी जो है वो इतना हो जाएगा। तो जो भी पैरामीटर्स आपको चाहिए, टीएम भी है आपको सब दिया हुआ है, आपको निकालना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है यूनिट मेल्टिंग एंड पोरिंग एनर्जी, यानी कि आप हमें क्या करना है यूएमपी फाइंड आउट करना है। द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, तो टोटल एनर्जी हम देख लेंगे कि अगर टोटल एनर्जी एच है तो एच कितना होगा। द वॉल्यूम रेज द टेम्परेचर ऑफ द मेटल टू 1 पार्ट टू पोरिंग टेम्परेचर, तो आपको पोरिंग टेम्परेचर का 1 पार्ट आपको क्या करना है रेज करना है। रेज द टेम्परेचर ऑफ द मेटल फॉर 1 पार्ट टू द पोरिंग टेम्परेचर। एंड आपको वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग इफ द राइजर गेटिंग सिस्टम आर 40% ऑफ द टोटल पोरिंग। तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग हमें फाइंड आउट करना है कि कास्टिंग का वॉल्यूम कितना है इफ द राइजर एंड गेटिंग सिस्टम आर 40% ऑफ द टोटल मेटल पोर्ड। तो जितना टोटल वॉल्यूम है उसमें 40% किसका वॉल्यूम है गेटिंग सिस्टम का और राइजर का है, तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो ये सब वैल्यूज है, 3 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। यूनिट मेल्टिंग एनर्जी चाहिए हमें, टोटल हीट जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग चाहिए। ये तीनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे यूनिट एनर्जी फॉर मेल्टिंग एंड पोरिंग का हमें फॉर्मूला है CS TM T नॉट। तो यहाँ पे CS और CL का वैल्यू सेम है, HF भी गिवन है और बाकी पैरामीटर्स भी दिया हुआ है। CS की जगह कितना हो जाएगा, CS आपका हो जाएगा 0.879। TM मेल्टिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका, मेल्टिंग टेम्परेचर 660। एम्बिएंट टेम्परेचर आपका है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। HF आपका गिवन है हीट ऑफ फ्यूजन 398 जूल पर ग्राम। CL आपका सेम हो जाएगा 0.879 जूल पर ग्राम। TP आपका पोरिंग टेम्परेचर है और स्पेसिफिक पोरिंग टेम्परेचर कितना 750 है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से वैल्यूज रख देंगे 750, 660, बाकी वैल्यूज रख देंगे। तो ये जो यूनिट मेल्टिंग एनर्जी आपको है वो कितना आ जाएगा 1035 जूल पर ग्राम। तो इतना आपको यूनिट जॉल पर ग्राम आपको देना है 1035 जॉल पर ग्राम। दैट इज द यूनिट मेल्टिंग एंड पोरिंग आपका एनर्जी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल हीट रिक्वायर्ड। फॉर्मूला है हमारे पास टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग एंड पोरिंग जो हो जाएगा वो वेट को मल्टीप्लाई करेंगे। वेट कितना है 2.2 इंटू 10⁻³ ग्राम और ये जॉल पर ग्राम है तो इन जॉल आ जाएगा, तो इतना किलोजूल हो जाएगा आपका टोटल हीट रिक्वायर्ड। वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग जो वॉल्यूम होगा V, हमें फॉर्मूला पता है मास इक्वल्स टू M इक्वल्स टू रो बाई V। डेंसिटी इक्वल्स टू रो M बाई V, फॉर्मूला हमें पता है M बाई V, तो M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो इंटू V। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम है, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, तो यहाँ से वॉल्यूम जो हो जाएगा वो मास बाई क्या हो जाएगा डेंसिटी हो जाएगा। तो मास गिवन है आपका 2.2 इंटू 10⁻³ ग्राम और डेंसिटी भी पता है 2.7 है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम भी जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। वॉल्यूम हमें पता चल गया है और हमें क्या करना है, ये वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम ऑफ टोटल कास्टिंग जो होगा। वॉल्यूम ऑफ मेटल कास्ट में आपका क्या हो जाएगा राइजर भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा गेटिंग सिस्टम भी होगा। तो इंक्लूडिंग राइजर एंड गेटिंग सिस्टम इतना वॉल्यूम है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40% क्या है आपका राइजर और गेटिंग सिस्टम का है, तो इसमें से 40% माइनस कर देंगे, तो 8 इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा 489 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें जो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग फाइंड आउट करना है, टोटल हीट रिक्वायर्ड था फॉर मेल्टिंग एंड पोरिंग और यूनिट हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग एंड पोरिंग, वो सब हमने कैलकुलेट कर लिया। तो एक सिंपल क्वेश्चन हमने देखा हीटिंग एंड पोरिंग में। आगे चलते हैं, पोरिंग को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पोरिंग। पोरिंग क्या है,
मटेरियल जब हम मेल्ट कर देंगे, मटेरियल को जब मेल्ट करेंगे तो कैविटी में क्या करना होगा, फील करना होगा। तो कैविटी में फील करेंगे तो उसके लिए फील करेंगे तो हमें जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं कि वो पोरिंग है। तो उसमें क्या करना होगा, मोल्टेन मेटल जो है उसका फ्लो होगा, जो मोल्टेन मेटल है उसका क्या है, फ्लो होगा। तो मोल्टेन मेटल का फ्लो यानी कि मटेरियल का लिक्विड स्टेट में फ्लो, जब भी लिक्विड का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें क्या होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आ जाएंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा है तो वो भी आ जाएंगे। बर्नौली थ्योरम्स का क्या है कॉन्सेप्ट की, सम ऑफ द एनर्जीज एट एनी टू पॉइंट इन द फ्लोइंग फ्लूइड आर इक्वल। जो एनर्जी का सम है वो कांस्टेंट होगा, किसी भी दो पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे एनर्जी का जो क्या होगा, सम वो कांस्टेंट होगा। एनर्जी में एनर्जी का जो हेड होगा, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड, इनका सम जो होगा वो कांस्टेंट होगा दो पॉइंट पे या दोनों पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, यानी कि दोनों पॉइंट पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, तो पॉइंट पे 1 पे हमारे पास क्या है, ये हमारा हो जाएगा एनर्जी, टोटल एनर्जी, और पॉइंट 2 पे टोटल एनर्जी होगा। ये दोनों कांस्टेंट ही है इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एच क्या है, ये आपका पोटेंशियल हेड है, पोटेंशियल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये आपका वर्क इनपुट हो जाएगा या आपके अदर कोई एनर्जी है या फ्रिक्शनल एनर्जी जो लॉसेस होंगे वो सब है। तो एफ जो है, F12 जो है हेड लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन है एट एनी पॉइंट, F12 है तो हेड लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन है और इसका यूनिट सेंटीमीटर में है, एनी पॉइंट, एनी टू लोकेशन इन द लिक्विड फ्लो। तो F12 क्या है, हेड लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन है और 1 और 2 पे ही बात कर रहा है, जो पॉइंट 1 है और 2 पे है। F1 हो या F2 हो, ये क्या है, F1 हो या F2 हो, ये क्या है, हेड लॉसेस है एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 है, और ये क्यों होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन होगा। बाकी H क्या है, हेड है, P प्रेशर है, रो डेंसिटी है, V वॉल्यूम फ्लो वेलोसिटी है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। F1 एंड 2 क्या है, F1 फ्रिक्शनल लॉस है एट पॉइंट 1 एंड F2 क्या है, फ्रिक्शनल लॉस एट पॉइंट 2, और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने देख लिया कि पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पे जो भी एनर्जी होंगे उनके सम क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो आगे डिस्कस करते हैं, अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई भी एनर्जी का लॉसेस नहीं हो रहा है, F1 और F2 का वैल्यू क्या है, वो 0 है, मान के चलते हैं। प्रेशर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, यानी कि P1 इक्वल्स टू P2 है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर हेड भी कांस्टेंट होगा, तो ये कट जाएगा। फ्रिक्शनल लॉसेस, जो लॉस ऑफ हेड हो रहा है वो कांस्टेंट है, वो नो लॉसेस है तो 0 हो जाएंगे। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म देखेंगे अगर हम थोड़ा, इग्नोरिंग द फ्रिक्शनल लॉसेस एंड एज्यूमिंग द प्रेशर एज कांस्टेंट, हम दो फॉर्मूला ये निकाल सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो above relation is used to determine velocity at base of sprue। हमारे पास देखा है कि ये बोरिंग बेसिन है, ये स्प्रू है, तो अगर पॉइंट 1 और 2, यहाँ पे पॉइंट 1 है हमारे पास, नीचे पॉइंट हमारे पास मान लीजिए 2 है, तो 1 और 2 पे हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट 1 पे तो हमें पता ही होगा कि हेड कितना, इसका हाइट कितना है 2 के रिस्पेक्ट में, वहाँ पे V1 पे वेलोसिटी पता होगा। हो सकता है वेलोसिटी 0 हो, ऐसा भी हो सकता है, अगर आगे से उसको हेड नहीं मिल रहा है तो हो सकता है वेलोसिटी 0 हो। अगर ये पॉइंट वो है तो वो ये 0 पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, तो 0 और 1 के बीच में भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जहाँ भी 1 और 2 पॉइंट्स हो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 0 है और पॉइंट 2 जो है वो रेफरेंस पॉइंट है, तो ये आपका हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H1, क्योंकि V1 का वैल्यू तो 0 है और H2 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो V2 क्या हो जाएगा आपका, V2 जो हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH1,
यानी कि यहाँ से देख सकते हैं V2 इक्वल्स टू √2GH1, या इन जनरल लिख सकते हैं V इक्वल्स टू √2GH। ये फॉर्मूला हम जानते भी ये है। तो जो वॉल्यूम होगा, जो वेलोसिटी होगा मोल्टेन मेटल का एट द बेस ऑफ दिस स्क्रू, वो √2GH के इक्वल होंगे। यह 2GH आपका 1 और 2 के बीच का जो हेड होगा वो हो सकता है। अगर आप 1 को यहाँ पे पोरिंग बेसिन के टॉप पे काउंट किया है 1 को, तो वो भी हो सकता है। तो 1 और 2 यहाँ पे है, तो वहाँ पे भी जो, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो यहाँ से भी 1 और 2 के बीच में काउंट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे जहाँ पे भी जरूरत होगा। आगे डिस्कस करते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू फिल ए मोल्ड कैविटी ऑफ वॉल्यूम V। कोई कैविटी है जिसका वॉल्यूम V है, तो उसमें टाइम जो रिक्वायर्ड होगा वो कितना हो जाएगा। टाइम जो होगा वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फ्लो रेट आपका हो जाएगा। Q अगर फ्लो रेट है तो एरिया इंटू वेलोसिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो V यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कैविटी है, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कैविटी है, हो सकता है वॉल्यूम ऑफ कैविटी हो विथ राइजर एंड गेटिंग सिस्टम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मोल्टेन मेटल जो हो जाएगा वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा, A इंटू वी हो जाएगा। तो A और V हो जाएगा। हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो Q जो होगा पॉइंट A1 पे बात करेंगे तो A1 V1 होगा, और 2 पे आपका A2 V2 हो जाएगा। जहाँ पे Q क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, V वेलोसिटी है, और A क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और 1 और 2 हमारे पास पॉइंट्स है। यानी कि V1 V2 क्या है, V1 वेलोसिटी 1 पे है और V2 क्या है, वेलोसिटी 2 पे है। तो एनी 2 पॉइंट्स है इन द फ्लो सिस्टम। 1 और 2 क्या है, 2 पॉइंट्स है फ्लो सिस्टम में। तो A1 V1, यानी कि क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर सकते हैं और बर्नौलीज थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर मटेरियल का डेंसिटी भी वैरी कर रहा है तो ρ1 यहाँ पे ρ2 ऐसा हो जाएगा। ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2 हो जाएगा, जो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन है। फॉर इनकम्प्रेसिबल आपका हो जाएगा ρ1 इक्वल टू ρ2 हो जाएगा। फॉर कंप्रेसिबल हो जाएगा ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2। आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। कोई मोल्ड है, ये मोल्ड स्क्रू इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्क्रू कितना है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द बेस इतना है। बेस पे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो द स्क्रू फीड्स ए हॉरिजॉन्टल रनर लीडिंग इनटू ए मोल्ड कैविटी हुज वॉल्यूम इज दिस। तो जो आपको मोल्ड कैविटी है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है कि 1560 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको फिल करना है। तो वेलोसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल फाइंड आउट करना है एट द बेस ऑफ द स्क्रू, और वॉल्यूम फ्लो रेट आपको कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ हमें क्या फाइंड आउट करना है कि टाइम टू फिल द मोल्ड, कि मोल्ड को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। पहले फाइंड आउट करते हैं कि वॉल्यूम कितना है। लेंथ हमें पता है तो वो हाइट हो जाएगा, तो 2GH से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल फाइंड आउट कर सकते हैं। V इक्वल टू √2GH फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 इंटू 981 इंटू 20, ये 981 कितना हो जाएगा, 9.81 आपका फॉर्मूला है। 9.81 आपका क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर, ये 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए 981 हमने यहाँ लिख दिया है, फिर 20 आपका हो जाएगा। तो √2GH आपका हो जाएगा, और ये इतना हो गया, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो वेलोसिटी पता चल गया है हमें। तो वेलोसिटी पता कर लिया कि मोल्टेन मेटल का क्या होगा स्क्रू के बेस पे। फिर वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो तो क्या हो जाएगा, A1 V1 हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एट बेस आपको दिया हुआ है, तो A2 V2 निकाल लेते हैं। V2 हमें पता है ये V2 हो जाएगा, तो ये A1 V1 हो सकता है, या उसको A2 V2 कर सकते हैं। तो एरिया पता है उस पॉइंट पे, तो अगर बेस के वहाँ पे 2 मानते हैं तो A2 V2 हो जाएगा। तो 2.5 हो जाएगा और 198.1 होगा, ये इतना वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम फ्लो रेट से, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम फ्लो रेट। तो
तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको टाइम दे देगा। टाइम टू फिल द मोल्ड कैविटी एंड दैट इज इक्वल्स टू 1560/495 और टाइम हो जाएगा 3.2 सेकेंड और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक सिंपल फार्मूला लिए, प्रॉब्लम लिया और उसको डिस्कस कर लिया और उसमें फाइंड आउट कर लिया कि क्या टाइम लगेगा, क्या वॉल्यूम होगा, क्या स्पीड होगा, उसका जो मोल्टेन मेटल है उसका क्या स्पीड होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ये सब हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक थ्योरी को इसी आपका हीटिंग एंड पोरिंग में कि एस्पायरेशन इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम है इनहेलेशन इफेक्ट और या उसको हम ब्रीथिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है कि अगर आपके पास ये आपका अरेंजमेंट है, ये आपका अरेंजमेंट है किसका, पोरिंग बेसिन है, यहाँ पे ये पोरिंग बेसिन है, ये स्प्रू है और ये आपका ये रनर है और ये आगे जाके कैविटी में मिलेगा। तो मान लीजिए आगे इधर कोई कैविटी है, तो ये आपका टोटल हाइट है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रेफरेंस प्लेन ले रहे हैं तो टोटल हाइट है ये HT और H2 क्या है, ये हाइट ऑफ स्प्रू है आपका, ये जो स्प्रू है उसका हाइट है। तो अभी समझते हैं कि इनहेलेशन इफेक्ट क्या है। बाहर में प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर में प्रेशर मान लीजिए P है। ऐसा कंडीशन है कि P जो हो वो लेस देन P एटमॉस्फेरिक हो, तो अंदर में अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, बाहर एटमॉस्फेयर में एयर है और ये आपका क्या है, मोल्डिंग सैंड के अंदर है, मोल्डिंग सैंड के अंदर ये आपका इस तरह का अरेंजमेंट है। मोल्डिंग फ्लास्क में बाहर टेम्परेचर आपका कितना है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है और अंदर में मोल्डिंग फ्लास्क में के अंदर टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक से डिक्रीज कर रहा है। ये आपका क्या है, मोल्ड्स है, मोल्ड के इसमें आपका क्या है, सैंड है आपका ग्रीन सैंड है। तो सैंड है, सैंड में आपको पता है कि परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, तो सैंड में आपका क्या होंगे, आपका क्या होंगे, उसमें आपका सैंड में पोर्स होंगे, क्योंकि सैंड आपका क्या होता है, पोर्स होते हैं उसमें, तभी जाके जो भी आपका मॉइस्चर्स है वो आपका क्या कर सकता है, एस्केप कर सकता है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर एस्केप हो इसके लिए क्या करते हैं, हम जो मोल्ड होते हैं उसमें पोर्स देते हैं। तो पोर्स है तो पोर्स के थ्रू ये क्या करेगा, ये जो वो वाटर वेपर होगा वो एस्केप करेगा। तो यहाँ पे उसका देखिए यहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, अगर यहाँ पे प्रेशर अगर कम जाएगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर से, तो मोल्डिंग साइड में क्या है, पोर्स है, तो उसके कारण क्या होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एयर आ जाएगा। उसके अंदर जैसे प्रेशर डिक्रीज करेगा, ये जो मोल्टेन मेटल है उसमें एयर आ जाएंगे, यानी कि जो मोल्टेन मेटल है वो उसमें वो हवा ले लेगा, मतलब वो सांस ले लेगा, यानी कि ब्रीथनिंग हो जाएगा उसका। तो मोल्डिंग सैंड जो मोल्ड है, जो जिसके अंदर मोल्टेन मेटल है, उसका अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज होगा तो वो आपका क्या करेगा, श्वसन, वो सांस ले लेगा, वो ब्रीथिंग कर लेगा, ब्रीदिंग हो जाएगा उसका, यानी कि वो एयर का इनहेल कर लेगा, इसका एस्पायरेशन हो जाएगा। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि एस्पायरेशन इफेक्ट करते हैं। तो अगर गेटिंग सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट हो जाएगा इनसाइड और आउटसाइड, जो कि अलाउ करता है एयर टू कम इनसाइड, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, एस्पायरेशन इफेक्ट, इनहेलेशन इफेक्ट या ब्रीथनिंग इफेक्ट हम बोलते हैं। तो इसको रोका जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं कि अंदर का प्रेशर क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम ना हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अंदर का प्रेशर है वो या तो इसके इक्वल हो जाए या उससे क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। या हम बात करेंगे गेज प्रेशर का, तो उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि बाहर का प्रेशर अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम इक्वल की हो तो इक्वल, तो यानी कि P और P एटमॉस्फेरिक इक्वल हो जाए, यानी कि गेज प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि 0.2 पे और 0.3 पे प्रेशर क्या हो, इक्वल हो, और वो कितना के इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि उसमें कोई एस्पायरेशन इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर P2 और P3 पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तो 2 और 3 पे हम क्या करते हैं, अभी बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। तो प्रेशर तो इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे H3 हमारा रेफरेंस प्लेन है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, H3 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो और H3 का वैल्यू अगर हमारा 0 हो जाएगा, तो हमें पता है कि R को अगर लेते हैं
V2/V3 या A3/A2। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 के जगह क्या लिख सकते हैं, RV3। R हमारा एक रेशियो है जो कितना है, V2 और V3 के रेशियो के इक्वल है, या आप कह सकते हैं A3 और A2 के इक्वल है। A3 और A2 क्या है, A3 यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 3 एंड A2 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 2। इसका इक्वल है, उसके रेशियो को हम अगर R ले रहे हैं तो यहाँ से दे सकते हैं कि ये ऐसा होगा। V2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, RV3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V3 इक्वल्स टू, तो यहाँ से आपका हो जाएगा R²/2G, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो, और V3 के जगह हम क्या लिखेंगे, √2GST। V3 के जगह क्या लिख सकते हैं, V3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो सकता है V3 इक्वल्स टू √2GST हो सकता है ना, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और यहाँ पे हाइट क्या HT है, तो V3 √2GST है। तो यहाँ से V3 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 2GST, तो ये यहाँ से इतना हो जाएगा, यानी कि V3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2GST हो जाएगा। तो इसका जगह 2GST हमने प्लेस कर दिया, 2G कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये HT बच जाएगा। तो इसको यहाँ से R² इधर लेके आएंगे, 1 इधर लेके आएंगे, और R का रूट वहाँ से, तो ये, या इसको बोल सकते हैं इधर हम सिंपली उठा के ले गए, तो ये कितना आ जाएगा, 1 - H2/HT, और ये R का पावर यहाँ आ जाएगा। तो आपको इंश्योर करना है अगर कि जो हमारे पास गेटिंग सिस्टम है उसमें इनहेलेशन इफेक्ट ना हो, तो जो रेशियो है आपका A3 और A2 का, वो क्या होना चाहिए, 1√1 - H2/HT होना चाहिए। तब जाके उसमें क्या होगा, इनहेलेशन इफेक्ट या ब्रीथनिंग इफेक्ट या स्पायरेशन इफेक्ट नहीं होगा। ए स्क्वायर रूट सजेस्ट दैट द प्रोफाइल ऑफ द स्प्रू शुड बी पैराबोलिक। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका मतलब इसका जो होना चाहिए, ये जो होना चाहिए कर्व, ये एक पैराबोला की शेप में होना चाहिए, ये पैराबोलिक शेप होना चाहिए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि एक पैराबोला बनाना थोड़ा टफ होगा, पैराबोलिक शेप, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक टेपर्ड शेप बना देते हैं। हम इसको पैराबोलिक शेप बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, इसको टेपर्ड शेप बना देते हैं। तो इसलिए स्क्रू का जब भी आप देखते होंगे ड्राइंग, तो वो एक टेपर्ड होगा। टेपर्ड होने का एक रीज़न है कि वो क्या हो, वो उसमें स्पायरेशन इफेक्ट मिनिमाइज किया जा सकता है। If exactly done as per the above equation, but manufacturing parabolic is difficult, hence a straight taper is preferred। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका ड्राइंग, इसका जो डिजाइनिंग करते हैं वो स्ट्रेट टेपर बनाते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया यहाँ पे स्पायरेशन इफेक्ट या इनहेलेशन इफेक्ट। तो इस तरह से हम एक पैराबोलिक बना देते हैं, स्ट्रेट टेपर हम शेप दे देते हैं, और यही शेप हमने डिस्कस भी किया। आप जहाँ भी फिगर देखेंगे इस तरह का शेप ही देखेंगे, आप आगे भी फिगर हम इसी शेप का देखेंगे। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया आज की क्लास में हीटिंग एंड पोरिंग को, और जिसमें हमने 2 प्रॉब्लम्स को देखा, और साथ ही साथ हमने इनहेलेशन इफेक्ट या एस्पायरेशन या ब्रीथनिंग इफेक्ट को डिस्कस किया, और हमने कंडीशन भी फाइंड आउट करके दिखाया कि क्या कंडीशन होना चाहिए जिससे कि जो मोल्टेन मेटल है, जो गेटिंग सिस्टम है, उसमें क्या हो, एस्पायरेशन इफेक्ट ना हो, उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में डिस्कस किया हीटिंग एंड पोरिंग को। आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग को। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।